हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल 10 का इंग्लिश पॉइंट में। चलिए आज एक बार फिर से हम वीडियो लेकर के आ गए हैं आप लोग के भी। देखिए, पोएट्री सेक्शन जो था वो 1 से 5 तक का वीडियो हम बना चुके हैं और उसका अपलोड हम कर चुके हैं। उसको आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। इसके बाद हम देखिए यहाँ पर जो है छठा से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो छठा चैप्टर है पोएट्री सेक्शन का, जो छठा चैप्टर है यानी कि द सोल्जर, तो द सोल्जर से हम आगे बना दे रहे हैं वीडियो। इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिए। और इससे पहले अगर आप 1 से 5 तक का जो पोएम का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम इकट्ठा किए हैं, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देख लीजिए। और उस वीडियो का लिंक जो है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको हम ऐड कर देंगे। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके और आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना समय व्यर्थ बिताए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला यहाँ पर पहला जो है, आप देखिए पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि द सोल्जर हैज बीन रिटन बाय, द सोल्जर हैज बीन रिटन बाय, कह रहा है कि सोल्जर जो है वो लिखा गया है। तो देखिए सोल्जर जो है वो लिखा गया, आपको बता दें कि देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है यानी रूपर्ट ब्रूक, ये जो है वो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है सोल्जर जो पोएम है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि द सोल्जर वाज रिटेन, सोल्जर जो था वो लिखा गया था। मतलब ये जो पोएम था, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पोएम आप देख रहे हैं, ये सोल्जर ये लिखा गया था। तो लिखा गया था क्या चीज के दौरान? तो ये लिखा गया था, हम आपको बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लिखा गया था। कब लिखा गया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि द सोल्जर इज ए, सोल्जर एक है, सोल्जर एक है, कैसा पोएम है? तो देखिए इसको जो है हम आपको बता दें कि सोनेट है। सोनेट क्यों कहा जाएगा? हम आपको बताए थे कि जो 6 लाइन का जो पोएम होता है उसको हम लोग सेस्टेट बोलते हैं, जो 8 लाइन का होता है उसको हम लोग ओक्टेव बोलते हैं। तो ये जो सोल्जर जो है, सोल्जर जो पोएम है वो आपको बता दें कि 14 लाइन का है, इसलिए इसको सोनेट हम लोग कहेंगे। क्या बोलेंगे? सोनेट बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हु टोल्ड रूपर्ट ब्रूक, कौन कहे थे रूपर्ट ब्रूक को द मोस्ट हैंडसम पोएट ऑफ हिज टाइम, कौन ऐसा विद्वान व्यक्ति थे इंग्लैंड का जो कि रूपर्ट ब्रूक साहब को द मोस्ट हैंडसम कहे थे। मोस्ट हैंडसम का मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही काबिल, बहुत ही सुशील, है ना, पर्सन कहे थे। तो वो कौन थे? आपको बता दें कि वो थे, आपको बता दें कि WB येट्स थे। कौन थे? WB येट्स थे, जो रूपर्ट ब्रूक साहब को मोस्ट हैंडसम पर्सन बोले थे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इन हर्ट्स एट पीस अंडर एंड एन इंग्लिश हिवेन इज फ्रॉम, कह रहा है कि इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हिवेन, कह रहा है कि जो लाइन है इन हर्ट्स एट पीस एंड इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हिवेन, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, कौन सा पोएम से लिया गया है? तो चलिए सबसे पहले इसका अर्थ को हम लोग समझते हैं। देखिए कह रहा है कि इन हर्ट्स एट पीस, कह रहा है कि मेरा दिल में जो है वो शांति मिलेगा, मेरा दिल में शांति मिलेगा। ये बोले थे रूपर्ट ब्रूक साहब कि मेरा दिल में शांति मिलेगा और मैं चला जाऊंगा कहाँ? इंग्लिश हिवेन में। इंग्लिश हिवेन का मतलब अंग्रेजी स्वर्ग, अंग्रेजी स्वर्ग का मतलब ये समझिए कि मैं इंग्लैंड की स्वर्ग में मैं चला जाऊंगा। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है, कौन सा पोएम से लिया गया है? तो देखिए ये बता दे आपको कि सोल्जर से लिया गया है, ठीक है। देखिए जहां भी आपको हिवेन मिले वो भी इंग्लिश के साथ अगर हिवेन आपको मिलता है तो ये आप दिमाग में बैठा के लॉक कर लीजिए कि ये जो है आपको सोल्जर से लिया गया पोएम है। कहाँ से लिया गया है? सोल्जर से लिया गया लाइन है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो ब्रूक, तो चलिए इसको हम समझाते हैं। ये जो ब्रूक है और ब्रूक नहीं, इसको रूपर्ट ब्रूक मानना है। रूपर्ट ब्रूक वाज जो है ये आपको बता दे कि वाज जो है ये देखिए यहाँ पे रहेगा, ठीक है। वाज जो है ये यहाँ पर रहेगा, ठीक है। देखिए ब्रूक वाज यानी रूपर्ट ब्रूक थे, क्या थे? बाय प्रोफेशन, प्रोफेशन से क्या थे?
तो प्रोफेशन से आपको बता दें कि प्रोफेशन से एक बता दें कि क्या थे, सोल्जर्स थे। प्रोफेशन से क्या थे यानी पेशे से क्या थे, एक सोल्जर थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग समझिए। करा कि मोस्ट ऑफ द पोएम्स ऑफ रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक का जो अधिकांश कविताएं हैं आर अबाउट, वो हैं क्या चीज के बारे में है। रूपर्ट ब्रूक का जो अधिकांश कविताएं हैं वो क्या चीज के बारे में है। तो देखिए याद रखिएगा, ये जो है आपको बता दें कि पैट्रियोटिज्म के बारे में। पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्त, ये देशभक्ति से ही रिलेटेड पोएम को लिखा करते थे रूपर्ट ब्रूक साहब। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि द सोल्जर इज ए, सोल्जर एक कविता है। सोल्जर एक कविता है, कैसा कविता है, तो इसको आप याद रखिए वार पोएम है। क्या है, वार पोएम है। और अगर बात करेगा रूपर्ट ब्रूक के बारे में कि वो कैसा पोएट है, तो उनको बोलना है वार पोएट है। ठीक है, तो ये कैसा पोएम है, वार पोएम है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि रूपर्ट ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज, रूपर्ट ब्रूक को याद किया जाता है। कैसा पोएट के लिए याद किया जाता है, तो इनको याद रखिएगा वार पोएट के लिए याद किया जाता है ना, वार पोएट के रूप में याद किए जाते हैं कौन, रूपर्ट ब्रूक साहब। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि द पोएट कंसाइडर्ड हिमसेल्फ एज अ रीचर, कवि जो हैं वो अपने आप को मानते हैं, है ना, समृद्ध ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की क्या चीज समृद्ध मानते हैं, तो इंग्लैंड की डस्ट को ही मानते हैं। यानी रूपर्ट ब्रूक साहब का कहना है, ये अपने पोएम में जिक्र किए हैं कि मतलब मैं जो हूँ इंग्लैंड की धूल कण से मेरा शरीर बना हुआ है, इसलिए अगर मेरा मृत्यु विदेश की भूमि पर हो जाए तो ये समझना है कि वो भूमि जो है वो हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो शरीर है वो इंग्लैंड की डस्ट से बना हुआ है, इंग्लैंड की रिचर डस्ट से बना हुआ है। रिचर मतलब समृद्ध और डस्ट मतलब वही धूल कण, है ना, धूल कण से बना हुआ है, तो यही डस्ट याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला पोएम की ओर हम चलते हैं। ये था पोएम नंबर 6। चलिए पोएम नंबर 7 को देखते हैं। 7वां पोएम ये है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, इसको लिखे हैं टी.एस. इलियट साहब। तो मैकेविटी जो है, ये जो आप देख रहे हैं मैकेविटी, ये मैकेविटी एक बिल्ली का नाम है। ठीक है, और ये जो बिल्ली है वो कैसा बिल्ली है, मिस्ट्री कैट है। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्यमय, मिस्ट्री का मतलब रहस्यमय, मतलब एक बिल्ली है जो कि रहस्यमय बिल्ली है। और किनका बिल्ली है, तो टी.एस. इलियट साहब का बिल्ली है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन रिटेन बाय, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो है वो लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपको याद रखना है, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड की बात करें तो कह रहा है कि टी.एस. इलियट वाज बोर्न इन अमेरिका, टी.एस. इलियट साहब का जन्म अमेरिका में हुआ था, बट लेटर सेटल्ड इन, लेकिन बाद में वो सेटल हो गए थे, बस गए थे जाकर के, कहाँ, तो ये बाद में जाकर के बस गए थे, आपको बता दें कि इंग्लैंड में। कहाँ जाकर के बसे थे, इंग्लैंड में बस गए थे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो टी.एस. इलियट वाज अवार्डेड, टी.एस. इलियट साहब को नवाजा गया था विथ नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, है ना, लिटरेचर के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, तो याद रखना है 1948 ईस्वी में। कब सम्मानित किया गया था, 1948 ईस्वी में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो कह रहा है कि टी.एस. इलियट वाज द पोएट ऑफ, टी.एस. इलियट जो हैं वो पोएट हैं, है ना, 20वीं सेंचुरी के पोएट हैं, तो ये आपको याद रखना है 20वीं सेंचुरी के पोएट। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द वेस्टलैंड हैज बीन रिटन बाय, देखिए वेस्टलैंड जो आप देख रहे हैं ना, ये वेस्टलैंड जो आप देख रहे हैं, ये वेस्टलैंड जो है एक रचना है, वो किनकी रचना है, किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपको बता दें कि ये देखिए ऑप्शन नंबर जो डी आप देख रहे हैं, टी.एस. इलियट के द्वारा ये लिखा गया रचना है उन्हीं का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि मैकेविटी इज कॉल्ड, मैकेविटी को कहा जाता है, मैकेविटी को क्या कहा जाता है, तो आपको बता दें कि इसको हिडन पार्क कहते हैं।
टीएस इलियट साहब जो है वो अपने मैकेविटी को हिडन पाक कहते हैं। हिडन मतलब छुपा हुआ पंजा कहते हैं। इसलिए ऐसा कहते हैं कि जब भी क्राइम करने जाता है तो अपने पंजा को मोड़ लेता है, इसके बाद क्राइम करता है, यानी दूध वगैरह पी जाता है पड़ोसियों घर में जाकर के। तो वही याद रखना है कि इसको हिडन पाक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि मैकेविटी ब्रेक्स द लॉ ऑफ। मैकेविटी जो है वो नियम को तोड़ देता है। क्या चीज के नियम को तोड़ता है? तो याद रखना है, देखिए ह्यूमन लॉ को भी तोड़ता है। आपको बता दें कि ह्यूमन लॉ को भी तोड़ता है और ग्रेविटी के लॉ को भी तोड़ता है। ह्यूमन यानी मानव नियम। मानव नियम को इसलिए कि ये बिल्ली जो है मैकेविटी ऐसे ऐसे जगहों पर कूद करके चल जाता है कि लोग वैसा नहीं कर सकते, यानी लोग जो है वैसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये ह्यूमन लॉ को भी तोड़ा है। और ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ा है। गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़ा है इस प्रकार कहा जा सकता है कि ऐसे ऐसे जगहों पर कूद करके चल जाता है कि लोगों को लगता है कि अब वो नीचे गिरेगा, यानी अब उसमें गुरुत्वाकर्षण के नियम लागू होगा, लेकिन उसमें गुरुत्वाकर्षण के नियम लागू नहीं होता है। यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। यानी आ जाइए आप ऑप्शन नंबर डी में, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि मैकेविटी इज अ खाली जगह कैट। मैकेविटी एक बिल्ली है। कैसा बिल्ली है? तो इसको आप याद रखिए, है ना, जिंजर बोलना है, जिंजर। ये बिल्ली जो है कैसा बिल्ली है? जिंजर। जिंजर का मतलब जानते हैं? अदरक के रंग का होता है, अदरक के रंग। तो कवि जो है वो अदरक के रंग का बताए हैं अपने बिल्ली को, मैकेविटी को जिंजर का है। जिंजर यानी इसका कलर जो है वो अदरकी कलर के है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि मैकेविटी स्वेज हिज हेड। मैकेविटी जो अपना हेड को जो है ना हिलाता है, डोलाता है, लाइक क्या चीज के जैसा? तो याद रखना है स्नेक के जैसा। देखिए कभी बताए हैं कि बिल्ली जो है मैकेविटी, उसके सिर में जो है ना एक गला में जो है एक लकीर खींचा हुआ है, जो जब भी वो बिल्ली अपने सिर को इधर उधर हिलाता है तो ऐसा लगता है कि उसके सिर में जो है, उसके गला में जो है वो स्नेक जो है ना मतलब लपेटा हुआ है, लपटाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि मंगोजरी एंड ग्रीडल बोन आर ऑल्सो टू। मंगोजरी और ग्रीडल बोन भी दो हैं। तो दो क्या हैं? याद रखना है कैट्स। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दो मंगोजरी और ग्रीडल बोन जो हैं वो आपको बता दे कि दो क्या हैं? तो आपको बता दे कि दो कैट्स हैं। क्या हैं? आपको बता दे कि दो कैट्स हैं। ठीक है, तो ये चीज को आप याद रखिएगा। मंगोजरी और ग्रीडल बोन जो है वो दो क्या हैं? दो बिल्लियां हैं। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर नन ऑफ दीज रहेगा तो नन ऑफ दीज को कर देना है, और अगर रहेगा तो ये देखिए ये जो है आपको याद रखना है दो बिल्लियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो चैप्टर है उसका नाम है फायर हिम। फायर हिम, फायर के मतलब आग होता है, फायर के मतलब आग होता है, और हिम के मतलब होता है गीत, मतलब आग का गीत। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि फायर हिम हैज बीन रिटेन बाय। फायर हिम जो है वो लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो फायर हिम आपको बता दें कि केकीएन दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? केकीएन दारूवाला के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है केकीएन दारूवाला वाज गिवेन खाली जगह अवार्ड। केकीएन दारूवाला को अवार्ड मिला था, है ना। कौन सा अवार्ड मिला था आपको? वहां पर पुलिट्जर प्राइज नहीं मिलल था, आपको बता दें कि भारत रत्न भी नहीं मिलल था, आपको बता दें कि नोबेल प्राइज भी नहीं मिलल था, यानी कि इनको मिला था साहित्य एकेडमी अवार्ड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साहित्य एकेडमी अवार्ड मिलल था। किनको? तो केकीएन दारूवाला को साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि केकीएन दारूवाला वाज पोएट एंड। केकीएन दारूवाला पोएट और थे, मतलब पोएट भी थे और क्या थे? तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा सिविल सर्वेंट। देखिए आपको हम बता दें कि केकीएन दारूवाला जो थे वो आईपीएस थे। तो आईपीएस मतलब ये समझिए कि एक सरकारी जो है वो एक पद पर थे, यानी ऐसे तो सर्वेंट बने नौकर होता है, लेकिन एक सरकार में रह करके, अंडर में रह करके जो है ना वो मतलब सरकार के एक नौकर के रूप में थे। नौकर यानी आईपीएस थे।
ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इन द पोएम फायर हिम कविता में द पोएट डिस्क्राइब्स फायर हिम कविता में कवि जो हैं वो वर्णन करते हैं एक क्या चीज का वर्णन करते हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, एक बर्निंग घाट का वर्णन करते हैं। क्या चीज का वर्णन करते हैं? एक बर्निंग घाट का वर्णन करते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 5 का, तो 5 में कह रहा है कि व्हाट डिड द पोएट सी एट द घाट, घाट पर क्या देखते हैं, मतलब जब बर्निंग जो घाट था वहां पर क्या देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि इम्बर्स को देखते हैं। इम्बर्स माने अंगारा होता है, जिसको इंगोरा हम लोग कहते हैं। जो लकड़ी जल करके जब बुझ जाता है तो उसका जो इंगोरा जो होता है लालीपन, उसको हम लोग कहते हैं। तो वो भी देखते हैं। बोन्स भी देखते हैं, हड्डियों को भी देखते हैं। हाफ कुक्ड लिम्स को भी देखते हैं, आधे जले जो अंग थे उसको देखते हैं। यानी यहाँ पर बता दें कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ये सभी चीजों को देखते हैं। क्या क्या चीज को? इम्बर्स को देखते हैं, आपको बता दें कि बोन्स को देखते हैं, और हाफ कुक्ड लिम्स को भी देखते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। इसके बाद देखिए आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि हु वेयर फ्राइटनिंग एट द घाट, घाट के पास कौन डर रहे थे। तो घाट के पास आपको बता दें कि पासर्स बाई डर रहे थे। पासर्स बाई का मतलब राहगीर, यानी वो जो घाट था वो इतना डरावना लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो जो है लोगों को डरा रहा था। यानी पासर्स बाई जो थे ना, पासर्स बाई राहगीर जो आने जाने वाले लोग, उस घाट के दृश्य को देख करके और फ्राइटनिंग हो रहे थे, यानी कि डर रहे थे। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि द रेडनेस ऑफ द फायर, आग की जो लालीपन था, वाज अपियरिंग, वो मालूम पड़ रहा था, टू द स्पीकर, स्पीकर यानी कि केकियन दारू वाला जो लिखे हैं इस पोएम को, कह रहा है कि जो आग की लालीपन था, आग की जो रेडनेस थी, वो मालूम पड़ रहा था कवि को। कैसा? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्रूयल मालूम पड़ रहा था। क्रूयल यानी कि निर्दयी। क्यों कह सकते हैं कि निर्दयी मालूम पड़ रहा था? तो इसलिए कहा जा सकता है कि वो जो आग था, आग की जो लालीपन थी, वो ऐसा लग रहा था कि डेड बॉडियों को भूल जा रहा था जलाते जलाते, और खुद जो है वो राख में परिवर्तित हो जा रहा था। यानी डेड बॉडी को पूरी तरह से नहीं जला रहा था और राख में परिवर्तित हो जा रहा था, इसलिए कवि कहते हैं कि वो निर्दयी मालूम पड़ रहा था। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि वेयर वाज द घाट लोकेटेड, घाट जो था वो कहाँ अवस्थित था, वो घाट कहाँ था, बर्निंग जो घाट था वो कहाँ था। तो आप याद रखना है यहाँ पर कि नियर द रिवर, नदी के नजदीक था, नदी के किनारे पर वो घाट था। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। कह रहा है, देखिए नवा क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर डज पारसी डिस्पोज देयर डेड बॉडीज। कवि का कहना है कि जो पारसी जो धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, हालांकि केकियन दारू वाला भी धर्म से पारसी हैं, इसलिए लोग अपने डेड बॉडी को जलाते नहीं हैं, टावर ऑफ साइलेंस में ले जाकर के डेड बॉडियों को डिस्पोज कर देते हैं, वहां पे रख देते हैं। तो कह रहा है कि जो पारसी जो धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो अपने डेड बॉडीज को, यानी अपने मृत शरीर को कहाँ पर डिस्पोज करते हैं, कहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, इन टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस में ले जाकर के अपने डेड बॉडीज को रख देते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, टावर ऑफ साइलेंस जो है वो संबंधित है, क्या चीज से संबंधित है, तो जोरोस्ट्रियन से। जोरोस्ट्रियन का मतलब पारसी होता है, पारसी धर्म के मानने वाले जो लोग हैं उन्हें जोरोस्ट्रियन कहा जाता है। इंग्लिश में जोरोस्ट्रियन होता है और हिंदी में पारसी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9, स्नेक, है ना, स्नेक। देखिए कह रहा है, पहला कह रहा है कि स्नेक हैज बीन रिटेन बाय, स्नेक लिखा गया है किसके द्वारा, तो स्नेक आपको बता दे कि ये लिखा गया है, देखिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डीएच लॉरेंस के द्वारा। ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि डीएच लॉरेंस बिलोंग्स टू, डीएच लॉरेंस साहब संबंध रखते हैं कहाँ से, यानी कहाँ के रहने वाले थे डीएच लॉरेंस साहब, तो आपको याद रखना है इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के। अधिकांश जो पोएट हैं वो आपको इंग्लैंड के ही मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि वाज इट क्वारडाइस, क्या यह कायरता था,
दैट आई डिड नॉट डेयर टू किल हिम, मैंने उसको मारने की साहस नहीं किया। क्या यह मुझे कायरता था? यानी कि कवि जो हैं जैसे ही स्नेक को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो इनको पुरानी बातें याद आता है, और पुरानी बातें जो इनको और उत्सुकता को तेज कर देता है उस सांप को मारने के लिए। लेकिन कवि जो है वहां पर रुकते हैं और रुक करके सोचते हैं कि मैं क्यों मारूं इस सांप को, और यही प्रक्रिया कई बार ये जो है ऐसा करते हैं। हालांकि लास्ट में ही उस स्नेक को जो है ना किल कर देते हैं, मार देते हैं। तो जब वो मारने जाते हैं तो मार करके जब मारते नहीं है, जब वापस आ जाते हैं तो वापस आने के बाद जो है ये सोचने लगते हैं कि हमको दादा परदादा बताए थे कि इस प्रकार के स्नेक मिलेगा तो इसको किल कर देना चाहिए। क्या मैं नहीं मार रहा हूँ क्योंकि मैं कायर हूँ, लोग हमको कायर कहेंगे? तो कह रहा है कि लाइन जो है वो लिया गया है कहाँ से? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्नेक चैप्टर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? स्नेक चैप्टर से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है? कह रहा है कि हु केम टू द वाटर ट्रफ, कौन आया था वाटर ट्रफ के पास ऑफ द पोएट? कवि के जो वाटर ट्रफ था, जो पानी के जो नाद था, पानी के जो टंकी था, वहां पर कौन आया था? तो ये देखिए एक स्नेक आया था, एक सांप आया था। कौन आया था? एक स्नेक आया था। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि हु वाज द सेकेंड कमर टू द वाटर ट्रफ, वाटर ट्रफ के पास आने वाला दूसरा कौन था? यानी देखिए फर्स्ट बार में तो स्नेक आता है और दूसरा बार में पोएट आते हैं, तो इसलिए पोएट को यहाँ पर कहा जाएगा कि सेकेंड कमर थे। क्या थे? सेकेंड कमर थे, दूसरा आगंतुक थे। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो व्हाट वाज द कलर ऑफ द स्नेक, सांप का रंग कैसा था? है ना, सांप का रंग कैसा था? तो ये देखिए याद रखिएगा येलो ब्राउन था। कैसा था? येलो ब्राउन, ये वाला याद रखना है, येलो ब्राउन था। ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, सांप जो है वो कवि के ऊपर देखता था। कैसे देखता था? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी में वैग्वली। वैग्वली के मतलब होता है अस्पष्ट रूप से। अस्पष्ट के मतलब सांप ऐसे कवि के ऊपर देख रहा था जैसे कवि को फीलिंग ही नहीं हो रहा था कि सांप जो है इनके ऊपर देख रहा है, इसलिए वैग्वली यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि व्हाट इज इटना, इटना क्या है? तो इटना कहाँ की? तो सिसिली नामक जो जगह है जो इंग्लैंड में, वहां पर इटना नामक एक पर्वत है। ठीक है। ठीक है। इटना नामक एक वोल्केनो है। वोल्केनो का मतलब ज्वालामुखी होता है, यानी एक पर्वत के जैसा जहां से ज्वालामुखी निकलता है। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि विच मंथ हैज बीन मेंशन, कौन सा महीना का मेंशन किया गया इन द पोएम स्नेक? स्नेक जो पोएम है में कौन सा महीना का मेंशन किया गया है, बताया गया है। ठीक है। तो वो जो है जुलाई का महीना का मेंशन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आप याद रखिएगा, जुलाई का महीना। इसके बाद देखिए लास्ट इसका क्वेश्चन है, कह रहा है कि द पोएट डीएच लॉरेंस, जो कवि हैं डीएच लॉरेंस साहब, वो कंपेयर करते हैं सांप को। क्या चीज से कंपेयर करते हैं सांप को? तो देखिए एक सी बर्ड, एक समुद्री पक्षी से कंपेयर करते हैं जिसका नाम है अल्बेट्रोस। क्या नाम है उस पक्षी का? अल्बेट्रोस नाम है। तो इसको आप याद रखो कि कवि जो हैं अब क्यों अल्बेट्रोस से तुलना किए हैं। तो देखिए ये जब स्नेक को मार देते हैं तो इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है, बहुत ज्यादा पछताते हैं। तो वही पछताने के दौरान इनको याद आता है कि एक राजा जिस प्रकार से समुद्री पक्षी को मारा था और पूरा समुद्र में तूफान आ गया था, वैसा ही पाप आज मैंने एक निर्दोष क्रिएचर को मार करके कर दिया। इसलिए वो जो है स्नेक की जो क्या बोलते हैं तुलना जो है वो एक समुद्री पक्षी, सी बर्ड, एक समुद्री पक्षी अल्बेट्रोस से करते हैं। ठीक है। चलिए अंतिम पोएम की ओर हम लोग चलते हैं, माई ग्रैंड मदर हाउस की ओर। देखिए अंतिम पोएम का नाम है माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरी दादी माँ की घर। इसको लिखे थे कमला दास। देखिए इसमें 6 लगभग जो है ना 6 क्वेश्चन को शामिल किया गया है। इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, है ना। ये 6 जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। तो कह रहा है कि माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर जो हाउस है, माई ग्रैंड मदर हाउस जो है
वो लिखा गया है, मतलब ये जो पोएम है वो लिखा गया है किसके द्वारा, तो ये आपको बता दें कि कमला दास के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, कमला दास के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो कमला दास बिलोंग्स टू, कमला दास रहने वाली है, संबंध रखती है कहाँ से, तो ये इंडिया के रहने वाली है, साउथ इंडिया, केरला का रहने वाली थी, यानी इंडिया के। कंट्री पूछे तो इंडिया, वो कंट्री ही पूछता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कमला दास रिसीव्ड लव फ्रॉम हर, कमला दास प्यार पाती थी अपने किसको से, अपने किसको से प्यार पाती थी, तो ग्रैंड मदर से, यानी कि दादी माँ से जो है ना वो प्यार पाती थी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कमला दास न्यू, कमला दास जानती थी लैंग्वेजेज, कै गो भाषा जानती थी, तो 2 गो, याद रखिएगा, इंग्लिश और मलयालम। कै गो भाषा जानती थी, 2 गो, इंग्लिश और मलयालम। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि द हाउस विथ ड्रीव इनटू साइलेंस, ये लाइन है कहाँ से है, तो कह रहा है कि घर जो है वो सुनसान हो गया है, यानी जिस घर में इस कमला दास के दादी माँ रहती थी, जहाँ पर कमला दास बचपन में अपने दादी से प्यार पाती थी, तो वो घर जो है एकदम विथ ड्रीव हो गया है, बदल गया है साइलेंस में। साइलेंस का मतलब सुनसान हो गया है। कह रहा है कि लाइन लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा ये भी लिया गया है, आपको बता दें, देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसको देख लीजिए, माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। ठीक है, तो 1 से लेकर के 5 तक पोएम का जो वीडियो है वो हम एक वीडियो जो बनाए हैं उसमें अपलोड कर दिए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम डाल देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और इसके बाद इसको देख लीजिएगा, इस वीडियो को पूरी तरह से आपका जो VVI ऑब्जेक्टिव है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स, तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।